नमस्कार दोस्तों, आप सभी हिंदी पारिवारिक कहानियाँ सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए इसे अंत तक ज़रूर सुनें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। अब बहुत पीछे छूट गई। मैं तो कहती हूँ तुम ही फ़ोन कर लो। अकड़ से क्या मिलेगा? रिश्ते टूटने से ज़्यादा देर नहीं लगती। रिश्ते टूटने में ज़्यादा देर नहीं लगती बेटा, पर जुड़ने में वर्षों लग जाते हैं। सुमन के लिए चाय लेकर आई उसकी माँ शांति समझाने लगी। पति की दो बातें सुन ही लेगी तो क्या चला जाएगा तेरा, और झगड़ा किस पति पत्नी के बीच नहीं होता बताओ तो। शांति की बातों पर हामी भरते हुए दीपक ने कहा कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ज़रूर इसकी भी कुछ गलती रही होगी। माँ और भाई की बातों पर सुमन का मन झल्ला पड़ा कि इन्हें कैसे समझाए कि वहाँ उसके साथ क्या क्या बीत रही है। बिना किसी गलती के वह सज़ा काट रही थी, और क्या वह यहाँ अपनी मर्जी से आई है? नहीं, बल्कि उसे भगाया गया है। तो क्या वह इतनी ही गिरी पड़ी औरत है कि फिर उस दरवाजे पर अपनी नाक रगड़ने जाए? बोलना, बोलती क्यों नहीं? क्या तेरी गलती नहीं थी? शांति ने जब फिर से वही बात दोहराई तो सुमन तिलमिला उठी। हाँ 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 हाँ, सारी गलती मेरी ही है। आप सबकी नज़रों में आज भी मैं ही गलत हूँ, और वह इंसान जो आए दिन मुझ पर जुल्म ढाता रहता है वह सही है। बोलते बोलते सुमन की आंखें भर भर आंसू टपकने लगे। अगर मैं आप सबके लिए बोझ बन चुकी हूँ तो चली जाती हूँ यहाँ से, कहकर वह बाथरूम में चली गई। मन तो कर रहा था उसका कि अभी इसी वक्त खुद को ख़त्म कर ले, क्योंकि कोई नहीं है जो उसकी बात समझ सके या उसे ढांढस बंधा सके, बल्कि सबके सब उसे ही दोष देने में लगे हुए हैं। सोचा था कम से कम माँ तो ज़रूर समझेगी उसे, पर वह भी उसमें ही दोष निकालने लगी। चाहती है फिर से जाकर पति के पैरों में गिर पड़े, लेकिन अब उससे यह नहीं होगा, क्योंकि बहुत सह लिया उसने उसका अत्याचार। लेकिन ये रोज़ रोज़ के ताने उलाहने और यह एहसास दिलाना कि गलती उसकी भी है, उसे अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, सुमन के बर्दाश्त के बाहर होने लगा था। कई बार सोचा कहीं चली जाएगी, नहीं रहेगी अब यहाँ पर। कहाँ जाए वो? कोई और ठिकाना तो है ही नहीं, यह सोचकर यहाँ टिकी हुई हूँ। लेकिन आज माँ और भाई की बातें उसके दिल को हथौड़े की तरह बरसी हैं। शांति कहती है औरतों में सहन शक्ति होनी ही चाहिए, ऐसे अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था उसे यहाँ। तो क्या जुल्म सहती रहती? आए दिन शराब पीकर मारपीट गाली गलौज, आखिर कितना सहती वह, और कब तक? इसलिए वह पति का घर छोड़कर मायके आ गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह घर भी उसके लिए पराया हो चुका है। लड़की का अपना घर कौन सा होता है, यह बात आज तक बेटियों को समझ में नहीं आई। बचपन से ही लड़कियों के दिमाग में यह बात बैठा दी जाती है कि तुम तो पराई हो, एक दिन अपने घर चली जाओगी। लेकिन बेटियां तो पराई क्यों हो जाती है, बेटे क्यों नहीं होते? जबकि जन्म तो दोनों ने एक ही माँ के पेट से लिया है। फिर यह पक्षपात क्यों? क्यों बेटियां किसी की अमानत समझकर पाली जाती हैं, जबकि बेटे को परिवार का वंश समझकर पाला जाता है? ससुराल में भी लड़कियों को पराए घर की बेटी कहकर बुलाया जाता है। यहाँ एक लड़की शादी करके जाती है, वह घर भी या तो उसके पति का होता है या सास ससुर का होता है। फिर लड़कियों का अपना घर है कौन सा? यह सारे सवाल सुमन के दिल में कुलबुलाते रहते हैं, पर पूछती किससे? सुमन के लिए अपनी माँ के घर में रहना अब गवारा नहीं था, और यहाँ के अलावा अब एक भी ठिकाना बचा नहीं था उसके पास। उसकी प्यारी सखी मीता का घर, कई बार वह उसे अपने घर आने के लिए न्योता दे चुकी थी, लेकिन गृहस्थी के झंझट में सुमन ऐसी उलझी थी कि कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। उसकी प्यारी सहेली के आने की खबर सुनकर मीता बहुत खुश हो गई थी।
वह खुद उसे स्टेशन पर लेने गई और कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, वह जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। सुमन की दुख भरी कहानी सुनकर मीता को भी बुरा लगा था, लेकिन सुमन को नहीं पता था कि उसकी खराब किस्मत यहाँ भी उसे चैन से रहने नहीं देगी। मीता के पति राजन की गंदी नज़रें लगातार उसे घूरती ही रहती थी। सुमन जितना उससे दूर रहने की कोशिश करती, वह उतना ही उसके करीब आने फिराक में ही रहता। मीता के सामने तो वह काफ़ी शराफत से पेश आता सुमन के साथ, लेकिन अकेला पाकर वह उसे यहाँ वहाँ छू लेता तो कभी अपनी बुलंद बाजुओं में उसे कस कर दबा देता। वह कसमसाई सी उससे छूटकर ऐसे भागती जैसे शिकारी के पंजे से। डर लगने लगा था अब उसे राजन के सामने जाने में भी। कभी मन करता मीता को सब सच्चाई बता दे, लेकिन फिर वह सोचकर चुप रह जाती कि कहीं वह उल्टे उसे ही गलत ना समझ बैठे, क्योंकि उसका पति उसकी नज़रों में तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है और अभी उसकी यह स्थिति भी तो नहीं है कि सामने वाले उस पर उंगली उठा सके। इस आड़े वक्त में मीता ने ही तो उसका हाथ थामा है, उसे अपने घर में पनाह दी है, तो कैसे वह उसके पति के बारे में कुछ भी बोल सकती है। इसलिए चुप थी और उसकी इसी चुप्पी का फ़ायदा राजन उठाने लगा था। जब तब उसके कमरे में घुस जाता और फिर सॉरी बोलकर बाहर आ जाता। कई बार उसने देखा कि हॉल में उसे अपने कमरे में ताक झांक करते हुए। जिंदगी में एक पति के ना होने से कैसे दुनिया के सारे मर्दों की नज़र एक औरत के लिए गंदी हो जाती है, आज सुमन को इस बात का एहसास हुआ। कई बार मन हुआ सूरज के पास चली जाए, मगर फिर उसकी ज्यादतियों को याद कर उसका रोम रोम सिहर उठता और जाने का ख्याल वह त्याग देती। सोच रही थी कि कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो वह अपने रहने का ठिकाना तलाश कर लेगी, लेकिन मीता का कहना था कि अभी इतनी जल्दी क्या है उसे, क्या यहाँ उसे कोई तकलीफ़ है। पर वह उसे कैसे समझाए कि अब उसका यहाँ रहने में खतरा ही खतरा है। उस रात दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर चौंक कर उठ बैठी थी। देखा तो एक चोर की भांति राजन उसके कमरे में प्रवेश कर रहा था। पूछने पर कि कुछ चाहिए तो बेशर्मों की तरह हंसते हुए कहने लगा कि उसे लगा सुमन बोर हो रही होगी, इसलिए कंपनी देने चला आया। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाइए, कहकर दरवाजे की दोनों चिटकनी लगाकर सुमन ने चैन की सांस ली, लेकिन पानी में रहकर वह मगरमच्छ के साथ कब तक बैर रख सकती थी। न चाहते हुए भी साथ में उठना बैठना खाना पीना तो होता ही रहता था। कभी कभी तो राजन टेबल के नीचे से उसके पैर में अपने पैर फंसा देता और गंदे गंदे इशारे करता। उसकी ऐसी हरकतों से सुमन का चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता। घिन आने लगी थी सुमन को अब राजन के चेहरे से, मगर बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी थी। उस रात जाने कैसे राजन उसके कमरे में घुस गया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए छोड़िए मुझे, कहकर वह राजन के चुंगल से छूटकर दूर चली गई, लेकिन उसने फिर उसे अपने मजबूत बाहों में दबोच लिया और यहाँ वहाँ छूने और चूमने लगा। आवाज़ सुनकर जब मीता कमरे में बाहर आई और दोनों को आपस में लिपटे चिपटे देखा तो अवाक सी रह गई, लेकिन चालाक राजन ने अपनी पत्नी के सामने बेचारा बनकर सारा दोष सुमन के सिर मढ़ दिया और कहने लगा कि वही उस पर डोरे डाला करती थी और आज मौका देखकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगी। कहती रही सुमन राजन झूठ बोल रहा है, बल्कि वही उस पर गंदी नज़र रखता है और आज उसने ही उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। भरोसा करे उस पर, उसने कुछ नहीं किया है। मगर मीता ने उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया और रात को ही उसे अपने घर से निकाल कर बाहर जाने का हुक्म सुना दिया। इतना कह दिया कि आस्तीन की सांप निकली, गलती हो गई उससे अपने घर में लाकर। मगर मीता ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि गलती उसकी पति की भी हो सकती है। रोते रोते कहती रही सुमन कि इतनी रात को वह कहाँ जाएगी, सुबह तक की मोहलत तो दे दो। लेकिन मीता ने धक्के मारकर उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। इस धूप अंधेरी रात में
कहाँ जाती वह? ना तो उसके लिए पति के घर का दरवाज़ा खुला था और ना ही माँ का। मीता ने भी उस पर अविश्वास कर उसे अपने घर से निकाल दिया था। तो अब उसके पास तो एक ही रास्ता बचा था, मौत का। वैसे भी अब उसके पास जीने के लिए रखा ही क्या था। वह पागलों की तरह सड़क पर चली जा रही थी मरने के लिए, मगर उसे नहीं पता कि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। मौका मिलते ही सुनसान गली में उन तीनों ने सुमन को घेर दबोचा और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। बेचारी सुमन बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी, मगर इतनी रात गए, इतनी सुनसान गली में कौन सुनता उसकी आवाज़। लेकिन तभी तेज़ रफ्तार से एक गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। गाड़ी की तेज़ रोशनी से उन गुंडों की आंखें चौंधिया गई। चिल्लाया, कौन है बे? हिम्मत है तो सामने आ। रात के अंधेरे में कुत्ते की तरह भौंकने वाले, हिम्मत है तो तू मेरे सामने आकर भौंक। एक गरजती आवाज़ सुनकर तीनों चौंक पड़े, लेकिन सामने एक महिला को देखकर उनकी हंसी छूट पड़ी, क्योंकि उन्हें लगा कि एक अकेली औरत क्या बिगाड़ लेगी उनका। पुरुषों की मानसिकता आज भी वही है कि औरत कमज़ोर अबला नारी होती है, जिसे वह जब चाहे अपने पैर के नीचे रौंद सकता है। लेकिन जब उस महिला ने उन गुंडों को लात घूंसों की बारिश कर दी तो वह भौचक्के से रह गए। ऐसा पस्त कर दिया तीनों को मार मार कर कि वे वहाँ से भागने के भी लायक नहीं बचे। तब तक पुलिस भी वहाँ आ पहुँची और तीनों गुंडों को घसीटती हुई गाड़ी में बिठा कर ले गई। 35-36 साल की उस महिला की स्फूर्ति और निडरता देखकर सुमन भी दंग रह गई थी। घर से भाग रही थी या किसी नदी नाले में कूद कर मरने जा रही थी? ऊपर से नीचे तक सुमन को घूरते हुए जब उस महिला ने पूछा तो वह सहम उठी। इसका मतलब मैं सही हूँ, चलो बैठो गाड़ी में। उसने इशारा किया, लेकिन सुमन अपने आप में सिमट खड़ी थी। उसे डर लग रहा था कि पता नहीं ये औरत कौन है और उसे कहाँ ले जाएगी। अब किसी पर भी उसे भरोसा करने में डर लग रहा था। लेकिन सुमन अब भी वैसी ही अपने आप में सिमट कर खड़ी थी। उसे डर लग रहा था कि पता नहीं ये औरत कौन है और उसे कहाँ ले जाएगी। अब किसी पर भी भरोसा नहीं करा जाता था उससे। डरो मत, बैठो गाड़ी में। जब उसने फिर कहा तो सुमन को गाड़ी में बैठना ही पड़ा, क्योंकि चारा भी क्या था उसके पास। कुछ ही देर में गाड़ी एक टावर के पास आकर रुकी। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही दौड़कर वॉचमैन ने गाड़ी खोली और अदब से उस महिला को नमस्ते किया। उसका घर 7वें फ्लोर पर था। घबराई सी सुमन यहाँ तो आ गई, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि आज आगे क्या होगा। कहीं उसके साथ फिर कुछ गलत हो गया तो, जैसे ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। लेकिन घर में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह इधर उधर देखने लगी। घर बहुत ही बड़ा नहीं था, पर बहुत ही करीने से सजा हुआ था। दीवारों पर तस्वीरें, खिड़कियां, दरवाजे पर लहराते पर्दे, एक कोने में बिस्तर और एक कोने में दीवान, टीवी के सामने फर्श पर गद्दा, तकिया, स्टूल पर लैंप, मेज के पास किताबों का रैक। यह कमरा ऐसा लग रहा था जैसे एक रंगीन पत्रिका। कॉफ़ी पियोगी? गैस पर बर्तन चढ़ाते हुए जब उस महिला ने पूछा तो सुमन अचकचा कर उसकी तरफ देखने लगी। जानती हो, चाहे कितनी भी देर हो जाए मुझे घर लौटने में, जब तक एक कप कॉफ़ी बनाकर ना पी लूँ मज़ा ही नहीं आता। पीती तो होगी ना कॉफ़ी तुम? बर्तन में दूध डालते हुए उसने पूछा। ना, हाँ, मेरा मतलब है कि हाँ, सूखते गले से बोलकर सुमन धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही देर में वह 2 कप कॉफ़ी लेकर सैंडविच बना कर ले आई। सुमन को कॉफ़ी पकड़ाते हुए वह अपनी भी कॉफ़ी उठाकर चुस्कियां भरने लगी। देख रही थी सुमन अब भी वैसी ही भयभीत नज़र थी उसकी। सुमन ने कहा कि उसे भूख नहीं है। फिर उसने सुमन के हाथ में सैंडविच पकड़ा दिया और बड़े अधिकार से खाने की जिद करने लगी, तो सुमन को खाना ही पड़ा। मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? उस महिला ने पूछा तो धीरे से सुमन ने कहा कि सुमन। वाह, बहुत ही अच्छा नाम है, और मेरा नाम किरण, बोलकर वह हंसी। वैसे सुमन का मतलब पता है न तुम्हें? हंसमुख, हमेशा प्रसन्न रहने वाली। मगर तुम तो कितनी दुखी नज़र आ रही हो। क्या कोई समस्या है ज़िंदगी में? मरने क्यों जा रही थी? सुबह की चाय पीते हुए जब किरण ने पूछा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
किरण ने उसे रोने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि रोने से इंसान का मन हल्का होता है। कुछ देर रो लेने के बाद जब उसका मन जरा हल्का हुआ तो सुमन बताने लगी। ग्रेजुएशन के बाद वह आगे और पढ़ना चाहती थी। उसका शुरू से एमबीए करने का मन था। उसकी कई सहेलियों ने भी ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करने का सोचा था, इसलिए वह चाहती थी कि उसके साथ वह भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले। लेकिन सुमन के माँ बाप अब उसकी शादी कर देना चाहते थे। कितना कहा सुमन ने उसे आगे और पढ़ना है, परंतु उसकी सोच की वक्त के साथ लड़कियों की शादी हो जाए यही अच्छा है कि आगे सुमन की एक न चली। बेटी माँ बाप के लिए एक बोझ से कम नहीं होती, जिसे वह जितनी जल्दी हो सके उतार कर अपना माथा हल्का करना चाहते हैं। अच्छा घर वर मिले तो सुमन के माता पिता ने उसकी शादी सूरज से तय कर दी, जो एक सरकारी विभाग में अच्छे पद पर कार्यरत था। शहर में उसने अपना घर भी बना लिया था और क्या चाहिए था। लगा बेटी सुखी रहेगी यहाँ आकर, लेकिन उनकी सोच गलत थी। अच्छी नौकरी और बड़ा घर होने से लोगों के विचार अच्छे और दिल बड़े नहीं हो जाते। ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद ही सुमन को पता चला कि सूरज अच्छा आदमी नहीं है, शराब पीता है। कई औरतों के साथ उसके नाजायज़ संबंध है। शराब पीना, औरतों के साथ रात गुजारना उसकी आदतों में शामिल है। उसके किस्से सिर्फ घर वालों को ही नहीं बल्कि मोहल्ले में भी विख्यात हैं। सब जानते हैं कि सूरज एक नंबर का अय्याश इंसान है, इसलिए यह बात छिपाकर शादी की गई थी। एक दिन जब सुमन ने इस बात पर लड़ाई की और कहा जब बाहर की औरतों के साथ ही संबंध रखना है तो फिर उससे शादी क्यों की, इस बात पर सूरज ने उसे बहुत मारा, यह कहकर कि वह मर्द है जो चाहे कर सकता है। गुस्से में सुमन ने अपनी सास से कहा कि जब उसे पता था कि उसका बेटा शराबी कबाबी औरतों से संबंध रखने वाला, तो फिर क्यों उससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। क्यों नहीं बताया सब कुछ, छिपाया क्यों अपने बेटे की गंदी आदतों को। उस पर उसकी सास रोते हुए कहने लगी कि उसे लगा कि शादी के बाद उसका बेटा सही रास्ते पर आ जाएगा। एक माँ होकर जब आप अपने बेटे को सही रास्ते पर नहीं ला पाई, फिर मुझसे कैसे उम्मीद लगा ली कि मैं उसे सही राह पर ले आऊँगी, जिसका उसकी सास के पास कोई जवाब नहीं था। बेटे की आदतों से त्रस्त सुमन की सास अपनी बेटी के पास रहने चली गई, लेकिन सुमन कहाँ जाती। रोज रोज शराब पीकर आधी रात को घर आना और कुछ पूछने पर उल्टे सुमन को मारना, गंदी गंदी गालियां देना सूरज की आदत बन चुकी थी। कभी कभी तो बिना बात के ही वह सुमन को मारने और गाली देने लगता। सुमन को वह अपने पैर की जूती के बराबर समझता। सूरज यह सोचकर अपनी पत्नी पर जुल्म ढाता कि वह मर्द है तो चाहे ये जो भी कर सकता है। सुमन बोलने वाली होती कौन है, वह अपने टुकड़ों पर पल रही है तो उसे सहना ही पड़ेगा, जाएगी कहाँ। ऐसी सोच के साथ सुमन पर उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। जब सुमन रो रो कर अपना दर्द माँ को बताती तो उल्टे वह उसे ही समझाने लगती कि मर्द ऐसे ही होते हैं, औरतों को संभालना होता है। उसके कहने का मतलब था कि सूरज जो दूसरी तीसरी औरतों के पास जाता है उसमें गलती सुमन की ही है। एक पत्नी में इतना स्त्रीय चरित्र तो होना ही चाहिए कि वह अपने पति को वश में कर सके। कितनी ओछी सोच है शांति की। यह सोचकर ही सुमन क्षुब्ध हो उठी थी कि क्या वह कोई रखेल है जो अपने पति को खुश करने के लिए तरह तरह के स्वांग रचेगी। पत्नी है वह उनकी। सुमन यह सोचकर चुप रहने लगी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सूरज सुधर जाएगा, लेकिन वह गलत थी। सूरज तो कुत्ते की वह दुम था जो कभी सीधी ही नहीं हो सकती। उस रात एक महिला की बाहों में झूमते हुए जब सूरज घर आया और कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा लगा लिया तो सुमन अंदर तक सुलग उठी। कैसे एक पत्नी इस बात को बर्दाश्त कर सकती थी कि उसका पति उसके ही सामने उसके ही बेडरूम में किसी और गैर महिला के साथ। छी छी छी, इतना कैसे गिर सकता है कोई इंसान। सुमन बड़बड़ाई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। गुस्से में सूरज बाहर आया और उस औरत के सामने ही मारते मारते यह बोलकर सुमन को घर से बाहर निकाल दिया कि अब ना तो उसकी ज़िंदगी में
और ना ही इस घर में उसके लिए कोई जगह है। रोती चीखती रही वह, दरवाज़ा पीटती रही, खोलो खोलो कहती रही, पर सूरज ने दरवाज़ा नहीं खोला। आस पड़ोस वाले सब देखते रह गए, मगर उसे क्या ज़रूरत थी किसी के घरेलू मामले में दखल देने की। सो अब तमाशा देख अपने अपने घर चले गए सब। घंटों वह दरवाजे के बाहर सिसकियां भरने लगी, पर सूरज ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। फिर क्या करती वह? मायके नहीं जाती तो फिर यहाँ भी उसका वास नहीं हुआ। माँ बात बात पर समझाती रहती कि वह अपने घर लौट जाए, क्योंकि वे कब तक उसका बोझ उठाएगी। भाई बढ़ते खर्च को लेकर अलग सुनाता रहता, और भाभी तो उसे देखना तक नहीं चाहती थी। सोचती कब वह उस घर से निकल जाए। आखिर हम औरतों की स्थिति इतनी बदतर क्यों है? हमें ही क्यों सब कुछ सहना पड़ता है? सुमन बोली। सुमन की दर्द भरी कहानी सुनकर किरण को बहुत दुख हुआ। बोली, लेकिन यह कौन सी नई बात है सुमन? मर्द तो शुरू से ही औरतों पर राज करते आए हैं, उसे अपना गुलाम समझते आए हैं। चाहे बाप हो, भाई हो, पति हो, सब ने औरत को दबा कर ही रखना चाहा। जो दब कर रही वह सीता सावित्री कहलाई, और जो नहीं दबी वह बच्चलन बेहया बन गई उसकी नज़रों में। लेकिन ज़रूरत आज इस बात पर भी अंडरलाइन करने की है कि खुद औरतें इस बात से इनकार करती हैं कि पति उस पर जुल्म करता है। पूछो तो यही जवाब मिलता है कि ये उनके घर का मामला है, आप रहने दो। चाहे पति मारपीट करे, जान ही क्यों न ले ले, पर कई औरतों के लिए उसका पति देवता है, परमेश्वर है। सुना नहीं है वह गाना? भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। आज औरतों की स्थिति बदतर इसलिए है क्योंकि वे सहना जानती है, लड़ना नहीं। जिस दिन औरतें अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर देती हैं ना, सच कहती हूँ सुमन, सही मायनों में उस दिन औरतों को आज़ादी मिलेगी, गुलामी और बेचारगी जैसे शब्दों से। मगर औरतें खुद ऐसा चाहती हैं। मैं तो कहती हूँ तुम्हें उसी दिन पति का घर छोड़ देना चाहिए था जब उसकी करतूत का तुम्हें पता चला था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हें लगा कि एक दिन तो वह सुधर जाएगा। अपनी एक एक बात सही है किरण जी, लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे माँ बाप ने भी मुझे नहीं समझा, वरना मुझे यूँ दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। बोलते बोलते सुमन सिसकने लगी। नहीं रोना, नहीं रोना, रोते तो बुज़दिल लोग हैं, और तुम तो बहादुर लड़की हो, तुम कमज़ोर नहीं हो सुमन। यह दिखा दो दुनिया वालों को। और एक बात, तुम मुझे किरण जी नहीं बल्कि दीदी कहकर बुलाओगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए जब किरण बोली तो उसे पकड़कर सुमन फूट फूट कर रोने लगी। आज पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उसके दर्द को समझ रहा था, वरना तो सब ने उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया था, यह बोलकर कि गलती उसी की है। बस बस बस, अब रोना बंद करो। सुमन के आंसू पोंछती हुई किरण बोली, तुमने कहा था तुम एमबीए करना चाहती हो। जी किरण जी, सॉरी दी, सुमन बोली। तो आगे क्या करने का सोचा है, एमबीए या सुसाइड? बोलकर किरण हंसी तो सुमन भी हंस पड़ी। देखो तो हंसते हुए तुम कितनी प्यारी लगती हो। प्यार से सुमन को निहारते हुए किरण बोली, दी मैं एमबीए करना चाहती हूँ, सपना तो है मेरा, लेकिन मैं कोई छोटी मोटी नौकरी भी करना चाहती हूँ ताकि अपना खर्च उठा सकूँ। सुमन बोली। सुमन नहीं चाहती थी कि किरण पर बोझ बन कर रहे, और किरण भी नहीं चाहती थी कि उसे लगे कि वह उस पर कोई एहसान कर रही है, लेकिन उसने नौकरी करने वाली बात पर उसने हामी भर दी। किरण अनाथ बच्चों के लिए एक एनजीओ चलाती है, जिसके अलावा वह ज़रूरतमंदों की भी मदद करती ही रहती है। किरण का बड़े बड़े लोगों से पहचान है, तो उसने बोलकर सुमन को नौकरी भी लगवा दी और उसका एमबीए में एडमिशन भी करवा दिया। जो सुमन पहले हरदम उदास रहती थी, अब काफ़ी खुश रहने लगी। उसकी नाइट शिफ्ट ड्यूटी होती थी, तो वह सुबह उठकर किरण के साथ घर के काम में हाथ बटाया करती और कॉलेज निकल जाती। फिर देर रात वह घर वापस आती। ज़िंदगी अब अच्छी लगने लगी थी उसे। एमबीए की पढ़ाई पूरी होते ही एक बड़ी कंपनी में सुमन को नौकरी मिल गई। अब वह एक इंडिपेंडेंट वुमन बन गई थी। कल इसी सुमन का कोई ठिकाना नहीं, दर दर भटकने को मजबूर थी, लेकिन आज उसके पास सब कुछ है। सुमन और किरण अब एक छोटा सा घर छोड़कर एक बड़े घर में आ गई थी।
अब सुमन बस से नहीं बल्कि अपनी गाड़ी से ऑफिस आने जाने लगी। एक दिन यह सोचकर सुमन की आंख में आंसू आ गए कि अगर किरण न आई होती तो उसकी ज़िंदगी में तो वह आत्महत्या तो कर ही चुकी होती या रो रो कर अपनी ज़िंदगी काट रही होती कहीं पर। लेकिन आज उसकी ज़िंदगी उमंगों से भरी हुई है। लेकिन एक बात उसे बड़ा दर्द देती है, वह ये कि हर दम हंसते मुस्कुराते और लोगों की मदद करने वाली किरण कभी कभी उदास क्यों रहती है। कई बार पूछना चाहा सुमन ने, पर वह सोचकर रुक जाती कि शायद उसे ठीक ना लगे। उस रात बेड पर दोनों समांतर लेटी हुई थी। बगल में कॉफ़ी के 2 मग रखे हुए थे और दोनों यहाँ वहाँ की बातें कर रही थी। दी, आज भी वह बातें सोचकर हंसी आती है कि कैसे आपने उन तीनों गुंडों को पानी पिला पिला कर मारा था, कैसे आपने उन्हें पस्त कर दिया था। आपने इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? मैं तो एक को भी न मार सकूं और आपने 3 को धूल चटा दी थी, कैसे? सुमन ने पूछा। उसकी बात पर पहले तो किरण हंसी और फिर बोली, वो इसलिए क्योंकि मैंने कराटे का कोर्स किया हुआ है, ब्लैक बेल्ट हूँ मैं, समझी? ओह, तभी। अपनी आंखें नचाती हुई सुमन बोली। दी, एक बात और पूछूं आपसे, बुरा नहीं मानोगी ना? उसकी बात पर किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, ना। दी, आज तक आपने शादी क्यों नहीं की? बहुत दिन तक अपने आप को रोके रखने के बाद आज सुमन ने पूछ ही लिया। उसकी बात पर पहले तो किरण चुप रह गई, फिर मीठे भाव से मुस्कुराई और फिर गंभीर हो गई। बोलो न दी, आज तक क्यों आप अकेली हो? पढ़ी लिखी हो, इतनी सुंदर हो, फिर भी क्यों आप अकेली हो आज तक? क्योंकि मेरे लायक कोई मिला ही नहीं और जो मिला वो मेरा हो ही नहीं पाया, बोलकर वह चुप हो गई। हो नहीं पाया मतलब? सुमन आज जान लेना ही चाहती थी कि आखिर क्यों अब तक किरण अकेली है अपने जीवन में, क्योंकि जिससे मैंने प्यार किया वह इंसान दगाबाज निकला, फ़ायदा उठाया उसने मेरा सिर्फ। आज भी सोचती हूँ तो लगता है कि कितनी स्टूपिड थी मैं जो उसे जान नहीं पाई। जानती हो सुमन, मैंने उसके लिए कितने त्याग किए। जब उसकी नौकरी छूट गई थी तब मैंने उसके सारे खर्चे हंसते हंसते उठाए। अपने परिवार के खिलाफ जाकर मैं उसके साथ लिव इन में रहने लगी और वह मेरी आंखों में धूल झोंक कर कई लड़कियों के साथ संबंध बना रहा था। उस दिन जब मैंने अपनी इन्हीं आंखों से उसे उस लड़की के साथ हम बिस्तर होते हुए देखा तो सन्नसी रह गई। पूछा उससे कि हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करने वाले हैं, फिर शादी करके अपनी छोटी सी गृहस्थी बसाने का सपना देखा था। फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों धोखा दिया उसने मुझे? तो बेशर्मों की तरह हंसता हुआ वह बोला, उसका तो कई लड़कियों के साथ संबंध है, तो क्या वह सबके साथ शादी कर ले? पागल थी मैं जो उसकी बातों में आकर अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर लिया था। गई थी माँ पापा के पास अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने, पर उन्होंने मेरा मुंह तक नहीं देखा। मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा दे मारा, यह बोलकर कि मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। झूठ नहीं कहूँगी, फिर कई पुरुष आए मेरे जीवन में, पर सब ने मुझसे नहीं बल्कि मेरे शरीर से प्यार किया। जैसे ही भूख मिटी मुझे छोड़कर किसी और की बाहें तलाशने लगे। सोच लिया अकेला ही जीऊँगी अब, उदास मुस्कान के साथ। फिर किरण बोली, विकट मोड़ों वाली झाड़ झंखार भरी जिंदगी में अटकी भटकी आज मैं जीवन में ऐसे मुकाम पर पहुंच गई हूं जहां अब मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। खुश हूं मैं उन बच्चों के साथ जो इस दुनिया में अनाथ हैं। किरण की बातें सुन सुमन की आंखें भर आई। बोली, एक व्यक्ति के साथ कितना कुछ गोपनीय होता है। सतह के ऊपर किसी से मिलते हुए उसके बारे में बहुत कुछ जानते हुए भी हम उसके अंतर मन के गहन कोने में कितने अनजान रहते हैं नदी, और हमें उसका भान भी नहीं होता। एक उदास मुस्कान के साथ सुमन बोली। एक गहरी सांस छोड़ती हुई किरण बोली, सही कह रही हो तुम। अच्छा छोड़ो अब वह सब बातें, यह बताओ कि वह लड़का, अरे वही जो ऑफिस में तुम्हारे साथ काम करता है, क्या
नाम है उसका? हाँ, सत्यम। कैसा लगता है तुम्हें? सुमन की आंखों में झांकते हुए किरण ने पूछा तो शर्मा कर सुमन ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। ना 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 ना, ऐसे शर्माने से थोड़े ही चलेगा, बताना तो पड़ेगा बहन की चक्कर क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। दी, आप भी ना, ऐसी कोई बात नहीं है सच में। नज़रें नीची किए हुए सुमन मुस्कुराई। अच्छा, मुझसे झूठ बोलोगी बच्चू? मैं उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेती हूँ तो तुम क्या हो? अरे भाई, मैंने भी प्यार किया है तो क्या समझ नहीं सकती तुम्हारी आंखों की भाषा? प्यार प्यार कुछ नहीं, बस दोस्ती है हमारे बीच एक दूसरे के साथ, अच्छा लगता है हमें, और कुछ नहीं। दी, सुमन बोली। और कुछ नहीं दी, मुंह बनाती हुई किरण बोली। अरे पागल, इसे ही तो प्यार कहते हैं, एक दूसरे का साथ अच्छा लगना, एक दूसरे की खुशी में खुश होना, एक दिन भी ना मिले तो बेचैन हो जाना, यही तो प्यार है पगली। सुमन के गालों पर शर्म की लाली देख किरण को यह शरारत सूझी। वैसे सुना है कि वह बंदा शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। क्या? सुमन भयंकर तरीके से चौंकी। पर आपको कैसे पता यह सब? उसे लगा शादीशुदा होते हुए भी कहीं वह लड़का उसे अपनी जाल में तो नहीं फंसा रहा है। अरे, कल तुम ही तो नींद में बड़बड़ा रही थी यह सब बातें, बोलकर किरण ठठाकर हंसने लगी। मजाक कर रही हूँ। ओ दी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अपने दिल पर हाथ रख सुमन बोली। अरे वाह, अभी तो कह रही थी कि कोई प्यार व्यार नहीं है तुम दोनों के बीच, तो फिर क्या है ये सब? किरण की बातों पर वह लजा गई। वैसे एक रोज़ उसे खाने पर बुलाओ, देखे तो बंदा है कैसा, मेरी बहन के लायक है भी या नहीं। सुमन के गालों पर प्यारी सी थपकी देती हुई किरण बोली। किरण को सुमन के लिए सत्यम एकदम सही लग रहा था। हाँ, दोनों की उम्र में अंतर जरूर था, लेकिन प्यार में सब जायज़ है, और आजकल के लड़के तो अपनी उम्र से बड़ी लड़कियों को पसंद करने लगे हैं। किरण ने अपने मन में ही बोला। सत्यम को पूरी और आलू की भाजी बहुत पसंद है, इसलिए आज उसके ही पसंद का खाना बना रही थी। सुमन ने पूरी बेल कर किरण को दी तो उसे कढ़ाई में छोड़ती हुई किरण बोली, तू बहुत किस्मत वाली है सुमन, जो तुझे सत्यम जैसा जीवन साथी मिला। देखा मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार, लेकिन क्या सत्यम के माता पिता भी तैयार हैं तुम दोनों के रिश्ते के लिए? सत्यम के पापा नहीं हैं, माँ है और एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। मिल चुकी हूँ मैं उन सब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें हमारे रिश्ते से। पूरी बेल कर किरण के हाथ में पकड़ाती हुई सुमन बोली। फिर तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक समस्या है, कहीं सूरज ने तुम्हें तलाक देने से मना कर दिया तो क्या करोगी फिर? सुमन की तरफ देखकर किरण बोली। नहीं बताया सुमन ने। उस दिन सत्यम के साथ सुमन को देखकर सूरज ने कैसे रिएक्ट किया था। गुस्से से उबलता हुआ कहने लगा कि उसे क्या लगता है कि वह उसे तलाक दे देगा ताकि वह इस सत्यम से शादी कर सके? कभी नहीं, कभी भी वह उसे तलाक नहीं देगा। उस पर सुमन बोली, जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन यह भी जान लो तुमने मुझ पर जितने भी जुल्म किए हैं ना सूरज, उसका एक एक सबूत है मेरे पास। और वो आस पड़ोस के लोग जिन्होंने रोज़ मुझे तुम्हारे हाथों मार गालियाँ खाते हुए देखा है, क्या वो गवाही नहीं देंगे तुम्हारे खिलाफ? शादीशुदा होने के बाद भी तुम्हारे कई औरतों के साथ संबंध रहे हैं, वह भी बताऊंगी मैं पुलिस को। फिर तो तुम्हें जेल जाने के से कोई भी नहीं रोक सकता। नौकरी तो जाएगी ही समझो, और तलाक तो मुझे वैसे भी मिल ही जाएगा। तो सोच लो फ़ायदा किसमें किसका ज़्यादा है, मेरा या तुम्हारा? और जब हमारे बीच अब कुछ बचा ही नहीं तो फिर नाम के रिश्ते को क्यों ढोना? बोलकर सुमन लौट आई और वह देखता ही रह गया। शायद उसे भी सुमन की बात समझ में आ गई थी कि इसमें ही उसकी भलाई है। देगा वह मुझे तलाक, आप चिंता मत करो दी, क्योंकि उसे भी मुझसे छुटकारा चाहिए। सलाद काटती हुई सुमन बोली। खाना पीना खत्म होने के बाद किरण ने ही कहा वह सत्यम को उसके घर तक छोड़ आए। मन तो सुमन का भी था जाने का, पर बोलने में उसे शर्म आ रही थी। जब किरण ने कहा कि वह झटपट तैयार हो गई जाने के लिए।
मौसम आज बहुत सुहाना है, इसलिए दोनों घूमते घूमते एक पार्क की बेंच पर जाकर बैठे और अपने भविष्य के सपने बुनने लगे। कैसा लगा मैं तुम्हारी दीदी को? पसंद आया या नहीं? सत्यम ने पूछा। क्यों पूछ रहे हो? सुमन बोली। मतलब उन्हें मैं पसंद आया या नहीं? अगर नहीं आया तो? सत्यम बोला। तो क्या? शादी मुझे करनी है तुमसे, और तुम मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद हो। अब अपनी आंखें बंद कर सुमन बोली। तब एक टक सत्यम उसे निहारने लगा। अचानक से उसे सुमन पर बहुत प्यार आने लगा। सुरक्षित एकांत जगह देखकर यकायक सत्यम मुड़ा और सुमन को अपने आलिंगन में भरकर उसके अधरों को चूम लिया। गहरी मुस्कान के साथ सुमन भी उसे प्यार से देखने लगी। सुबह के साथ उसका यह पहला भरपूर आलिंगन था, इसलिए सुमन भी रीढ़ में हल्की सी झुरझुरी पैदा हो गई। सूरज ने कभी उसे इस तरह से बाहों में भरकर प्यार नहीं किया था। उसे तो सिर्फ सुमन के शरीर से प्यार था, जिसे वह जब तब रौंदता ही रहता था। लता वितान के भीतर यह अनुभूति गहराई जब सत्यम ने सुमन के होठों पर तप्त दबाव बढ़ाया। यौवन वेग के अनेक स्पंदन अचानक से देह में चमक उठे। सत्यम ने कहा, आज रात वह उसके घर ही रुक जाए। उसकी माँ एक रिश्तेदार की शादी में गई हुई है, तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन दी को क्या कहूँगी? सुमन बोली। मन तो उसका भी तड़प ही रहा था उसके शरीर के ताप को बुझाने के लिए। ठीक है, मैं कोई बहाना ही बना दूंगी, बोलकर सुमन मुस्कुराई। आज उसके दरमियाँ कोई नहीं था सिवाय खामोशी के। तन्मय चुंबन के दौरान सुमन ने महसूस किया कि उसकी कमीज के बटन खोले जा रहे थे। अब दृढ़ आलिंगन से सुमन को नग्न पीठ पर सत्यम के चपल हाथ का स्पर्श था। जैसे जैसे सत्यम का हाथ फिसल रहा था, सुमन रोमांचित हुए जा रही थी। सत्यम के स्पर्श और चुंबन ने सुमन के पूरे शरीर में थनगनाहट भर दी थी। सुमन ने अपने भीतर ऐसी तृप्त नमी कभी महसूस नहीं की थी। अब सत्यम ने उसे अपने आगोश में भरा तो सुमन की सांस रुक गई और आंखें बंद हो गई। समागम के पहले सुमन जितनी मुखर थी, बाद में उतनी ही मौन हो गई। आज जीवन में पहली बार सुमन ने खुद को परिपूर्ण पाया। अपनत्व और सुरक्षा की ऐसी अनुभूति पहले कभी नहीं हुई थी उसे लगा था कि अपने सत्यम के साथ वह दुर्गम पर्वत के शिखर पर पहुंच जाएगी, हाँ, जहाँ सिर्फ मौन, शांति और सुकून था। बहुत ऊंचाई से उसे बाहरी संसार का शोर और अधड़ याद आया, जो अब बहुत पीछे छूट गया था। वह अब अपने सत्यम के साथ सुरक्षित थी।